आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अब तक के एग्जाम की बात करें, सीजीपीएससी मेंस में अब तक इस टॉपिक से 8 क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले समय में भी इससे प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे एग्जाम में अधिकतर महिलाओं से या अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें अब तक इन 8 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। महिला सशक्तिकरण के सूचकांक क्या होते हैं, पिछले साल की क्वेश्चन है। सखी वन स्टॉप सेंटर, ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कन्या साक्षरता योजना, महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास, छत्तीसगढ़ महिला कोष, बालिका शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयास और महिला साक्षरता। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन जो है अलग अलग पेपर में आए हुए हैं सीजीपीएससी मेंस के अलग अलग सालों में। तो हम सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक का नाम ही महिला सशक्तिकरण है, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर महिला सशक्तिकरण बोला किसको जाता है। तो सशक्तिकरण का तात्पर्य ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, यानी उसमें इतनी क्षमता या योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी निर्णय ले सकता है स्वयं, तो उसको बोलते हैं हम सशक्तिकरण। लेकिन यहाँ पर बात है महिला सशक्तिकरण की। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब ये होगा कि अगर कोई महिला अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी उसके निर्णय हो जो कि उसके जीवन से रिलेटेड है, अगर वो लेने में स्वयं में सक्षम है, उसको और किसी की जरूरत नहीं, तो इसको बोला जाएगा महिला सशक्तिकरण। ठीक है, यानी महिला में इतनी क्षमता आ जाए कि वो अपने जीवन के निर्णय के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके, तो इसको बोला जाएगा महिला सशक्तिकरण। तो सबसे पहले अगर हमको समझना पड़ेगा, जैसे पिछले साल के भी क्वेश्चन आए थे कि महिला सशक्तिकरण के सूचकांक क्या है, यानी हम किस आधार पर बोल सकते हैं कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण के सूचकांक क्या है। तो ये सूचकांक जो रहेंगे मुख्य रूप से जनसांख्यिकी सूचकांक होंगे, जिससे हमको पता चलेगा महिला कितनी सशक्त हुई है। ये हमको पता चलेगा लिंगानुपात से, ये हमको पता चलेगा महिला साक्षरता से, ये हमको पता चलेगा महिलाओं का रोजगार कितना मिल रहा है महिलाओं को, ये पता चलेगा हमको प्रजनन दर से, शिशु मृत्यु दर से। ये सब आधार होते हैं किसी भी महिला के सशक्तिकरण के जनसांख्यिकी सूचकांक जिसको बोला जाता है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जितनी फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या और इसका महिला सशक्तिकरण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण का सूचकांक में सबसे पहले अपने को पढ़ना है वो है सूचकांक में लिंगानुपात, यानी महिला सशक्तिकरण का जो जनसांख्यिकी सूचकांक है उसमें सबसे पहला पॉइंट है उनका सशक्तिकरण को देखने का लिंगानुपात। तो अगर आप सोचे कि लिंगानुपात क्यों इंपॉर्टेंट है या लिंगानुपात होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। लिंगानुपात होता है कि जो प्रति 1000 पुरुषों में उस क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं। क्लियर है, प्रति 1000 पुरुषों में किसी राज्य में कितनी महिलाएं हैं वो उस राज्य का लिंगानुपात हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात था, अगर वो देखा जाए तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। 2001 में ये लिंगानुपात था 989, 1991 में ये लिंगानुपात था 985। तो अगर आप देखेंगे कि लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है 985, 989, 991। तो लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों में जो 1991 में छत्तीसगढ़ में 985 महिलाएं थी, 2001 में 989 महिलाएं थी और 2011 में प्रति 1000 पुरुषों में छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम इसका प्रभाव देखें, लिंगानुपात का प्रभाव किसी भी क्षेत्र में क्या पड़ेगा, तो देखिए किसी भी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक होता है कि वहां पर महिला और पुरुषों की संख्या लगभग एक समान हो। ठीक है, करीबन करीबन एक समान हो। अगर कहीं पर देखिए किसी क्षेत्र में अगर पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई महिलाओं से, जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है कि 1000 महिलाओं के पीछे 991, 1000 पुरुषों के मुकाबले 991 महिलाएं हैं। अगर किसी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा, तो आप देखेंगे कि वो क्षेत्र में हमेशा क्या होगा, बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि पुरुषों के पास जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम होने से उस क्षेत्र में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ये सब की घटनाएं ज्यादा होंगी। तो इसी के लिए किसी भी क्षेत्र में बोला जाता है कि महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के बराबर होनी चाहिए।
ठीक है। और अगर आप देखिए किसी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो जाए तो उस क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस क्षेत्र में प्रजनन दर बढ़ने लगेगा। आगे हम समझेंगे कि प्रजनन दर होता क्या, अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि उस क्षेत्र में प्रजनन दर बढ़ने लगेगा, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या है, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि महिलाएं वहां पर ज्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि जो गर्भाधारण है वो महिलाएं करेंगी तो उससे जो है देश की जनसंख्या या राज्य की जनसंख्या बढ़ने लगेगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं में संतुलन बना रहे। इसी के लिए सरकारी प्रयास इसके लिए किया जाता है और यहाँ पर जो है महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है। तो ये होता है लिंगानुपात का प्रभाव। अगर हम देखा जाए यहाँ पर कि लिंगानुपात, जैसे कि मैंने बोला कि अगर यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की ज्यादा है तो उस क्षेत्र में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ये सब का जो है केस बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि प्रजनन दर बढ़ जाएगी। तो इसका संतुलन बनाए रखना इंपॉर्टेंट है और प्रजनन दर ना बढ़े वो भी आवश्यक क्यों है उसको हम आगे में डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है। तो अगर आपको याद रखना है कि जो मैंने बताया, तो अगर किसी भी क्षेत्र वो मातृसत्तात्मक क्षेत्र है या पितृसत्तात्मक क्षेत्र है या समाज है, वो कैसा पता चलेगा, अगर जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र देखें, ये पितृसत्तात्मक समाज है क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या जाती है या पुरुष प्रधान समाज आप बोल सकते हैं। और वहीं अगर हम जनजाति क्षेत्र देखें, वहां पर देखिए महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर वो समाज जो माना जाता है वो महिला प्रधान माना जाता है, मातृत्व सत्तात्मक समाज माना जाता है, ठीक है। इसलिए उनमें महिलाओं का आप देखना पूजने की प्रथा होती है, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, ठीक है। तो पहला आधार हो गया लिंगानुपात। अब एक एक करके हम ऐसे ही एक एक सभी पॉइंट को कवर करेंगे। अब यहां पर सेकंड देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण के सूचकांक में, वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। तो यहां पर अपने को यह समझना पड़ेगा आखिर शिशु मृत्यु दर बोला किसको जाता है। तो शिशु मृत्यु दर उसको बोला जाता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो है एक साल में जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ उसमें प्रति 1000 कितने शिशुओं की मृत्यु हुई। यानी किसी भी क्षेत्र में वहां पर या किसी भी राज्य में बोल लीजिए, किसी भी राज्य में एक साल मतलब जितने भी बच्चे पैदा हुए उसके एक साल के भीतर कितने बच्चों की मृत्यु हो गई उसको बोला जाएगा शिशु मृत्यु दर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसको देखा जा रहा है, मान लीजिए जो है यहाँ पर प्रति 1000 में देखा जा रहा है। अगर देखते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर किसी राज्य में बच्चों का शिशुओं का जन्म जो है जितना हो रहा है उसमें प्रति 1000 कितने शिशु एक साल की उम्र के पहले मर जा रहे हैं उसको बोला जाएगा शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर अगर हम छत्तीसगढ़ की देखें तो शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ पर जो मैं डेटा लिख रहा हूं वो है 2014 में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर थी 43 और 2015 में ये घटकर हो गई है 41। अभी नया डेटा और जितने भी आए हैं वो अंतिम आंकड़े नहीं है, वो केवल अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं, इसलिए हम इसको जो अंतिम आंकड़े हैं उसको यहाँ पर ले रहे हैं। तो 2014 में शिशु मृत्यु दर थी 43 और 2015 में ये हो गई 41। यानी कहने का मतलब ये है कि 2014 में जितने 1000 शिशुओं का जन्म हुआ था, मतलब जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ था उसमें प्रति 1000 शिशुओं में 43 बच्चे ऐसे थे जिनकी मृत्यु एक साल के भीतर हो गई। यानी उनके पैदा होने के एक साल के भीतर 43 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है, प्रति 1000। ठीक है, तो 2015 में ये कम होकर हो गई है 41। तो ये सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। तो अगर हम देखें शिशु मृत्यु दर से महिला सशक्तिकरण का क्या प्रभाव है या उसमें क्या इंपैक्ट डाल रहा है। देखिए, अगर शिशु मृत्यु दर हो रही है, अगर किसी शिशु की मृत्यु हो जा रही है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, महिला के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो मानसिक प्रभाव हो या शारीरिक प्रभाव हो। कैसे मानसिक प्रभाव ऐसे पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को खोना जो है वो महिला के लिए बहुत वहां पर दर्ददायी होगा। दूसरा चीज, अगर वहां पे बच्चे की मृत्यु हो रही है तो उस महिला के ऊपर दबाव बनाया जाएगा दोबारा वो बच्चा पैदा करे।
ठीक है, तो इसी के लिए उसकी जो महिला का स्वास्थ्य है वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए, ताकि जो है महिला के ऊपर दबाव अगला बच्चा पैदा करने का कम पड़े, जिससे महिला जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। ठीक है, तो ये होता है तीसरा शिशु मृत्यु दर। अब तीसरा सूचकांक देखते हैं, वो है प्रजनन दर। तो प्रजनन दर यहां पर जो ये डाटा है वो ये बताता है कि देखिए जो महिलाओं की जो गर्भधारण करने की एज होती है वो माना गया है 15 से लेके 49 वर्ष। याद रखना आपको, जो महिला के गर्भ धारण करने का जो एज माना गया है वो 15 से 49 वर्ष माना गया है। तो प्रजनन दर उसको बोला जाता है कि इस एज में, यानी 15 से 49 वर्ष जिसमें महिलाओं की एज होती है गर्भाधारण करने की, उस एज में प्रति महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया उसको बोला जाता है प्रजनन दर। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चों के महिलाओं के गर्भधारण करने की जो एज है वो 15 से 49 वर्ष है, और इस एज ग्रुप में कितनी महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया वो कहलाता है उसका प्रजनन दर। ठीक है, यानी ओवरऑल उस राज्य का प्रजनन दर। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर देखें तो 2005-06 की बात करें तो ये प्रजनन दर 2.6 थी, और 2015-16 में या 14-15 बोल लीजिए, डाटा जो है ये NFHS का डाटा है, यानी नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्विस है उसका NFHS 4, और ये 3 का डाटा है, और ये है 2.2। इसका कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2005-06 में जो गर्भाधारण करने की एज थी उसमें प्रति महिलाओं ने 2.6 बच्चों को जन्म दिया औसतन। ठीक है, किसी ने 2 दिया होगा, किसी ने 3 बच्चे जन्मे होंगे, किसी ने 1, किसी ने 4, तो उसका एवरेज निकाला जाए तो ये बोला रहा है 2005-06 में प्रजनन दर 2.6 थी, जो 2015-16 में घटकर 2.2 हो गई है। तो प्रजनन दर घट रही है, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। अगर ये प्रजनन दर क्या इम्पैक्ट डालती है, अगर यहाँ पर बच्चे किसी महिलाओं जितनी भी महिला जो है जितने बच्चों को जन्म देगी उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उसके स्वास्थ्य में पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर डायरेक्ट रिलेट हो जाती है प्रजनन दर से। अगर शिशु मृत्यु दर ज्यादा होगी तो प्रजनन दर भी यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने देखा शिशु मृत्यु दर कम हो रही है तो प्रजनन दर भी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि यहाँ पर जो अगर शिशु की मृत्यु कम होगी तो प्रजनन दर ऑटोमेटिक कम होगी, यानी बच्चे की जनसंख्या जो पैदा करने की दर है वो भी कम होगी। ठीक है, तो ये प्रजनन दर इंपॉर्टेंट है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अगला अगर हम देखें मातृत्व मृत्यु दर। तो मातृत्व मृत्यु दर होता है जब महिलाएं किसी बच्चे को जन्म दे रही है। ठीक है, तो अगर वो बच्चा जीवित पैदा हो जाता है तो उसके बाद प्रति 1 लाख में कितने महिलाओं की मृत्यु हुई है उसको बोला जाता है मातृत्व मृत्यु दर। यानी अगर कोई माता जो, या आप बोल सकते हैं अगर कोई महिला जो कि गर्भधारण की थी और बच्चे को जन्म देने के बाद प्रति लाख में जितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है उसको बोला जाता है मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु दर भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई महिला बार बार जो है गर्भधारण कर रही उसके स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तो स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा तो हो सकता है मातृत्व मृत्यु दर उससे बढ़ जाए। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई हमारे यहाँ जैसे कि जो कि पिछड़े क्षेत्र भी ज्यादा है तो हमारे हॉस्पिटल की कमी है, तो जो महिलाएं रहती है वो घर में ही प्रसव कराती है, जो है वो हॉस्पिटल जाना बहुत कम देखते हैं हम। ठीक है, तो जो घर में प्रसव होता है उसके कारण भी महिलाओं की मृत्यु हो रही है, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2011 से 2013 के बीच जो मातृत्व मृत्यु दर थी वो थी 2:1, और 2014 से 16 के बीच मातृत्व मृत्यु दर 173 हो गई है। यानी प्रति छत्तीसगढ़ में 2011 से 13 के बीच जितने भी बच्चों को माताओं ने जन्म दिया उनमें प्रति 1 लाख में 221 माताओं की मृत्यु हुई, और 2014-16 के बीच ये घटकर 173 आ गई है। क्लियर है? तो इसको और धीरे धीरे और कम करना है। ये इसको जो है जितना कम करेंगे उतनी हम महिलाओं की जान को बचा सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सरकार की योजनाएं विभिन्न चल रही है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ पर
जो सूचकांक है वो है विवाह। विवाह किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि यहां पर विवाह कहने का मतलब ये है कि विवाह जो है मुख्य रूप से किस एज में लड़कियों का विवाह हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई है लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो विवाह इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ कि कितनी एज में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लड़कियों का विवाह हो रहा है। तो अगर हम देखें हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर हम एक डेटा देखें 2005-6 के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 55% ऐसी महिलाएं थी जिनका विवाह 18 वर्ष की उम्र के पहले हो गया था। यानी यहां पर जो है विवाह की उम्र 18 वर्ष होने के बाद भी 2005-6 में छत्तीसगढ़ की ऐसी 55% महिलाएं थी जो उस समय, जिनका मान लीजिए उस समय जो है 100 लोगों का विवाह हुआ हो 2005-6 के आसपास, तो उसमें से 55% महिलाएं ऐसी थी जिनका विवाह हो चुका था, मतलब देखा गया उसमें 55% महिलाएं ऐसी थी जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ है। और 2000 अगर हम देखें 2015-16 के डेटा के हिसाब से ये घटकर 21% आ गया है। यानी 2015-16 में जब छत्तीसगढ़ में देखा गया तो जितने भी महिलाओं का विवाह हुआ था उसमें से 21% महिलाएं ऐसी थी जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था। तो अगर विवाह जो है किसी महिला का जल्दी हो जा रहा है, किसी लड़की का विवाह 18 साल से पहले हो जा रहा है, यानी उसको शिक्षा का तो प्राप्त करने का अवसर ही ज्यादा नहीं मिला। दूसरा, अगर वो यहाँ पर विवाह जल्दी हो जा रहा है तो शिक्षा की तो कमी उसमें हुई, वो रोजगार भी नहीं पा पाएगी, यानी आर्थिक रूप से भी वो सक्षम नहीं है, सामाजिक रूप से तो वैसे ही सक्षम नहीं है। यहाँ पर उसकी जो है, अगर वो विवाह जल्दी हो रहा है, गर्भाधारण जल्दी होगा, उसकी एज जो है वो बड़ी नहीं है और उस समय वो जो है अगर गर्भाधारण कर ले रही तो उसके स्वास्थ्य में तो बुरा असर पड़ेगा ही। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो विवाह है वो सही उम्र में किया जाए। ठीक है, तो अगला अब यहाँ पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है पूर्व प्रसव देखभाल। इसका मतलब ये है कि पूर्व प्रसव देखभाल का मतलब यहां पर ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने तय किया है कि पूर्व प्रसव देखभाल किसको माना जाएगा, आप बोल सकते हैं पूर्ण रूप से पूर्व प्रसव देखभाल। तो अगर देखें यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जरूरी किया गया है कि जब लड़की जो है प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको कम से कम जो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 4 बार जो है अपना चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान टोटल 4 बार अपना कम से कम 4 बार चेकअप कराना चाहिए। उसे एक टिटेनस का इंजेक्शन लगना चाहिए और जो है जब उसका गर्भाधारण हो रहा है तो कम से कम 100 दिन तक वो फॉलिक एसिड का टैबलेट खाना चाहिए। ठीक है, या सिरप पीना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है कि जो महिला है जब वो गर्भाधारण कर रही है तो उसके गर्भाधारण की अवधि में कम से कम 4 बार उसका जो है चेकअप होना चाहिए डॉक्टरों के द्वारा। एक टिटनेस का इंजेक्शन लगना उसका जरूरी है और 100 दिन तक अगर वो फॉलिक एसिड का टैबलेट या अपने गर्भाधारण की अवधि में सिरप पीते हैं तो ऐसी महिलाओं को बोला जाएगा पूर्ण रूप से पूर्व प्रसव देखभाल। यानी वो महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो, इसी के लिए जो है पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला जो कवर करने जा रहे हैं वो है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव का मतलब यहाँ पर ये है कि कितनी % जो महिलाएं जिनका मतलब प्रसव जो हुआ है वो अस्पताल में हुआ है वो दिखाता है संस्थागत प्रसव। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने % महिलाएं जो है हॉस्पिटल में अपना जो है प्रसव करवाई है, क्योंकि जितनी ये संख्या ज्यादा होगी उतना जो है मातृत्व मृत्यु दर कम होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर घर में ही प्रसव कराया जाता है तो बहुत सी महिलाओं की मृत्यु वहीं पर हो जाती है, इसलिए जो है उनको चिकित्सकों की उपस्थिति में जो है संस्थागत प्रसव कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो 2005-6 में जो संस्थागत प्रसव था वो था 14.3%, जो कि 2015-16 में बढ़कर हो गया है 70.2%। यानी आप देखे होंगे तो प्रसव की जो संस्थागत प्रसव है उसका स्तर काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और हमारे जो 2015-16 में 70% महिलाएं जो ऐसी थी जो गर्भाधारण की थी और 70% महिलाओं ने संस्थागत प्रसव कराया यानी हॉस्पिटल में प्रसव कराया है। ठीक है,
अगला देखते हैं स्वच्छ ईंधन, जो कि अगला क्राइटेरिया है। तो ये स्वच्छ ईंधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अधिकतर जगह ऐसा होता है कि जो उसमें जो है कोयले का, राख का या चूल्हे का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से जो खाना बनाने के लिए। तो उसमें जो कोयले का प्रयोग करने से जो दहन के कारण जो धुआं उठता है उससे जो है महिलाओं की बहुत स्वास्थ्य में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी लग जाती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाए। इसलिए जो है भारत सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना भी चालू की गई थी, वो इसी के लिए की गई थी ताकि महिला स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सके। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2015-16 में जो है 22.8% जो थे उन्होंने स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया था। ऐसे परिवार 22.8% थे। और अगर हम देखें यहाँ पर मुख्य रूप से जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको बांट के देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्र में जो है 70.7% लोगों ने जो है वो इस प्रकार के एलपीजी का प्रयोग किया यानी स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 7.6% लोगों ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला सूचकांक जो है वो है स्वच्छ शौचालय। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में कई महिलाएं ऐसे होती हैं जो बाहर शौच करने जाती क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं होता, शौचालय नहीं होता, इसके कारण जो है उनको बाहर शौच करने जाना पड़ता है। तो बहुत से रिपोर्ट में ऐसी भी चीजें आती है कि जब महिलाएं बाहर शौच करने जाती तो उनके साथ कई महिलाओं के साथ रेप हो जाता है। ठीक है, उनको जो है शर्म भी आती क्योंकि वो बाहर जाके शौच कर रहे हैं, तो सामाजिक दृष्टि से अपने आप को नीचा महसूस करती है। इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि घर में जो है शौचालय की व्यवस्था हो। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया था जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को जो है खुले से शौच मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया था। तो आप स्वच्छ शौचालय उसी का एक पार्ट ही है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक सर्वे के अनुसार 2015-16 में छत्तीसगढ़ में जो है 22.7% ही परिवार ऐसे थे जिनके घर में शौचालय की व्यवस्था थी। क्लियर है? तो ये हो गया कुछ सूचकांक जिससे हमको ये पता चलता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरीके से हो रहा है, या आप बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। इसके अलावा भी आप दो चीज पढ़ लीजिएगा, वो है महिला साक्षरता, यानी हमारे क्षेत्र में महिला साक्षरता क्या है, कितनी है, ये सब हमने साक्षरता वाले पार्ट में कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो है आप रोजगार में महिलाओं की भागीदारी, ये भी हमने जो है रोजगार वाले सेक्शन में कवर किया हुआ है। तो इसको दोबारा कवर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ये दो पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर हम आगे चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं का सशक्तिकरण या शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बालिकाओं के शिक्षा को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। सबसे पहला जो योजना चल रही है वो है सरस्वती साइकिल योजना। तो सरस्वती साइकिल योजना, इसको हमने पहले ही कवर किया हुआ है जब हम वहां पर महिला साक्षरता वाला पार्ट पढ़ रहे थे, और उसके बाद का अनुसूचित जनजाति वाला पार्ट पढ़े, उसमें भी ये पार्ट कवर है। तो उसको अगर मैं ऐसी बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ, जब जो बालिका 9वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो उसको जो है निःशुल्क साइकिल प्रोवाइड की जा रही है, विशेषकर SC ST जो बालिकाएं हैं उनके लिए। बाद में इस योजना को बढ़ाया गया, विशेष अनुसूचित जनजाति जो पिछड़ी जनजाति है उनके बालकों के लिए भी योजना लाई गई, और बाद में ऐसे परिवारों के लिए भी योजना चालू की गई जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो। उनकी भी बालिका जब 9वीं में प्रवेश करती है तो उनको साइकिल वितरण किया जा रहा है। तो ये बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ की गई है, ताकि जो यहाँ पर शिक्षा के लिए भेजते नहीं है बालिकाओं को, घर से दूर होता है स्कूल तो भेजते नहीं, तो उनको भेजा जाए वहां पर, इसलिए सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसको हम पढ़े हुए हैं पहले भी। सेकंड है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जो कि अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा मुख्य रूप से महिला साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
जैसे कि देखा होगा, जो हमारे यहाँ दूरस्थ अंचल होते हैं वहां की जो बालिकाएं होती है वो शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाती, वो अपने परिवार के कामकाज में ही लगे रहते हैं। ठीक है, कई बालिकाएं ऐसे रहती जो पढ़ना चाहती लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते जिस कारण वो पढ़ पाए। कई ऐसे होती है उनके पढ़ने की उम्र निकल जाती है और वो अभी तक साक्षरता की दृष्टि से परिपूर्ण नहीं है। तो इन सब उद्देश्य को लेकर चालू किया गया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। इसके अंतर्गत एक प्रकार का हॉस्टल खोला गया। हॉस्टल के अंतर्गत वहां पर बच्चों को रखा जाएगा जो बालिकाएं हैं, वहीं पर हॉस्टल में ही उनके स्कूल भी रहेंगे, वहां पर पढ़ाया भी जाएगा और उस लड़की के जितने भी खर्चे होंगे, उसके पोशाक से लेकर उसके रहने के लिए, उनके खान पान, सब सुविधा सरकार के माध्यम से वहां प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनके दैनिक जीवन की भी जो जरूरतें होंगी उनके लिए भी वहां पर सुविधाएं पूरी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी वो बच्ची वहां पर रहेगी, रहने के साथ साथ उसको अपना खाने पीने, दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सरकार के माध्यम से वहां पर उठाए जाएंगे और उसको जो है 100 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ताकि उसका जो दैनिक जीवन में कुछ और खर्चे हो जिसका वहन सरकार नहीं कर रही है, उस खर्चे का वहन वो कर पाए, तो 100 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है टोटल 93 जो है आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी, जो कि 23 जिलों में है। ठीक है, 23 जिलों में जो है 93 आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 जिले इसमें शामिल नहीं है। ऐसे जिलों को इसमें शामिल किया गया जिनमें महिला साक्षरता दर कम है। तो इस जिलों में कौन कौन से जिले शामिल नहीं है उसको देखा जाए तो वो है रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव। ठीक है, रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये आवासीय विद्यालय नहीं है, बाकी हर जगह आवासीय विद्यालय है। ठीक है, तो 23 जिले में 93 आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जहां पर जो है जो भी बालिका एडमिशन लेंगी, मतलब उनको सरकार खुद एडमिशन दिलवा रही है ताकि महिला साक्षरता बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या उसको मैंने आपको समझा दिया है, बाकी पूरा डिटेल में मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो मेन जो है महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है ताकि वहां पर बच्चियों का एडमिशन कराया जाए। ऐसी बच्ची जो शिक्षा से दूर हो गई है या जो सड़क में कचरे बीनने का काम कर रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है जो उसको शोभा नहीं दे पा रहा है या वो अपनी आजीविका नहीं चला पाएंगे आगे चलकर, तो उनको शिक्षा दिया जा रहा है ताकि वो शिक्षित होकर कम से कम आगे चलकर कुछ रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसलिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अगला जो है तीसरा योजना जो है वह है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसमें जो है जो क्राइटेरिया है वो एससी और एसटी ही सिर्फ जो है इसमें इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें ऐसी जो मुख्य रूप से बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 5वीं पास कर ली है, उसके बाद जब वो 6वीं 7वीं 8वीं ये सब प्रवेश करेंगे तो उनको जो है प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से 500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्लियर है, प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से 500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर वो 5वीं पास करके 6वीं जाएंगे, 6वीं 7वीं जाएंगे तो प्रतिवर्ष उसको 500 रुपए मिलता रहेगा। लेकिन अगर वो फेल हो गए तो उनको ये भी नहीं मिलेगा। तो ये भी बालिका शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास है। एक चीज और आपको बता दूं, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसके लिए वैलिड कौन कौन है, तो इसके लिए वैलिड है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये जो है ये कैटेगरी जो वैलिड है। बाद में जो है इसमें अब जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्याओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर केवल एससी एसटी कन्याएं ही शामिल है जिनको प्रतिवर्ष 500 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी जब वो 5वीं पास करके अन्य कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो मेन जो है जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा आप एक योजना कन्या छात्रावास भी लिख सकते हैं। कन्या छात्रावास का सेम कॉन्सेप्ट जो है वही है जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है। तो अगर आपको कुछ इसमें से लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी नोट्स में सब लिखा ही हुआ है। अब अगला जो पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़े कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। तो इसका सबसे मेन टॉपिक जो है वो है छत्तीसगढ़ महिला कोष।
तो छत्तीसगढ़ महिला कोष जो है इसकी, जैसे कि इसको पता आपको, इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2002 को। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो कि स्व सहायता समूह बना के कुछ अपनी आर्थिक गतिविधियां चालू करना चाहती थी। तो उस आर्थिक गतिविधियों के लिए जो है इस छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से जो है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ महिला कोष जो है और वो उस महिलाओं को मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो है ये योजना को प्रारंभ किया गया। तो अगर हम छत्तीसगढ़ महिला कोष की बात करें तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा जो है 15 अगस्त 2003 से जो है लोन देने का काम चालू किया गया है। गठन हो गया 2 फरवरी 2002 को, लेकिन लोन देने का काम चालू किया गया 15 अगस्त 2003 से। इसमें जो है किसी भी महिला स्व सहायता समूह को सबसे पहली बार में 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें महिला स्व सहायता समूह को सबसे पहले 50,000 रुपए का जो है लोन दिया जाएगा। अगर वो स्व सहायता समूह 50,000 रुपए लोन का सफलता पूर्वक इसको वापस कर देता है तो इसके बाद जो है उस स्व सहायता समूह को 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है इस महिला सशक्तिकरण या महिला कोष के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर 50,000 रुपए का लोन वापस कर देते हैं तो 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें जो है 3% इंटरेस्ट के तहत उनको लोन दिया जाता है, 3% साधारण ब्याज की दर से वो लोन दिया जाता है। और इस लोन की जो अवधि रहती है वो 2 से 3 साल रहती है, यानी 24 महीने से लेकर 36 महीने की अवधि रहती है जिसके लिए ये लोन दिया जाता है। अगर उसमें ये वापस कर देते हैं तो 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब देखिए जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था उस समय ये कॉन्सेप्ट केवल चल रहा था स्व सहायता समूह के लिए, लेकिन कई महिलाएं ऐसी थी जो कि व्यक्तिगत रूप से कोई व्यापार चालू करना चाहती थी या कोई नया उद्योग लघु उद्योग चालू करना चाहती थी। तो उसके लिए महिला कोष ने एक नई योजना लाई जिसको बोला गया सक्षम योजना। जो अगली योजना है वो है सक्षम योजना। तो सक्षम योजना जो है वो है 2009-10 से चालू हुई है सक्षम योजना। ये भी महिला कोष के अंतर्गत ही योजना है सक्षम योजना। तो आपको सक्षम योजना के अंतर्गत जो हितग्राही है वो कौन है, यानी ये योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं। पहला वर्ग है विधवा महिला जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो। दूसरा जो है तलाकशुदा महिला जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो। और तीसरा जो है यहां पर जो मुख्य रूप से जिसको शामिल किया गया है अविवाहित महिला जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच हो। ठीक है, तो ये 3 जो है महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। विधवा महिला जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, तलाकशुदा जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो और अविवाहित महिला जिसकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच हो, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जो है HIV पॉजिटिव को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसके अलावा जो है थर्ड जेंडर के लोगों को भी जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है। क्योंकि हमारा चैप्टर महिलाओं के रिलेटेड है इसलिए हम केवल महिला का पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस योजना के अंतर्गत जो है 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है जो कि 5 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा और साधारण ब्याज की दर रहेगी 6.5%। ठीक है, यहाँ पर जो भी महिला कोई लघु उद्योग लगाना चाहती तो उसको 1 लाख रुपए तक का लोन देगा महिला कोष और उस लोन की अवधि रहेगी 5 वर्ष और 6.5% का इंटरेस्ट से उसमें जो ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये है सक्षम योजना। इसके बाद जो है दूसरी योजना जो महिला कोष ने ही चालू की है वो है स्वावलंबन योजना। ये भी जो है 2009-2010 से ही चालू है, ये भी योजना स्वावलंबन योजना भी। तो स्वावलंबन योजना ऐसी महिलाओं के, देखे कई महिलाएं जो है काम तो करना चाहती लेकिन उनके पास वो शैक्षणिक आप बोल सकते हैं प्रशिक्षण नहीं रहता जिसके कारण वो काम कर पाए। ठीक है, तो उन महिलाओं को जिस भी काम में रुचि है पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद जो है वो अपना नया उद्योग चालू कर सकते हैं। तो महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। इसके लिए भी वैलिड कौन है, पहला विधवा महिला जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो, तलाकशुदा जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो और आखिरी जो है
वो है अविवाहित, जिसकी उम्र जो है वो यहाँ पर जो है 35 से 45 वर्ष के बीच हो। ठीक है, तो ये है स्वावलंबन योजना। इसके अंतर्गत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो ये महिलाएं हैं वो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए। चाहे वो सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना, उन परिवार का, जिस परिवार से वो आ रही है उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है ट्रांसजेंडर और HIV पॉजिटिव इसमें भी शामिल है, लेकिन क्योंकि हमारा चैप्टर महिलाओं से रिलेटेड है इसलिए हम महिला को कवर करें। तो प्रशिक्षण देने के लिए योजना चालू की गई है। क्लियर है। अगला अगर हम देखें, यहाँ पर जो पार्ट हम देख रहे हैं वो है योजना जो है सुखद सहारा योजना। सुखद सहारा योजना। तो सुखद सहारा योजना एक राज्य सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जिनकी एज 18 से 39 एज के बीच में है, यानी ऐसी महिला जिसकी आयु 18 से 39 वर्ष के बीच में है और वो महिला जो है वो विधवा महिला है। ठीक है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी महिला को जो है प्रति माह 350 रुपए की सहायता दी जाएगी, या आप बोल सकते हो 350 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी महिला जो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और उनकी एज 18 से 39 वर्ष के बीच और वो विधवा महिला है, तो उसको 350 रुपए पर माह के हिसाब से जो है पेंशन दी जाएगी या सहायता दी जाएगी। क्लियर है। ये पूरा योजना राज्य सरकार की ही है। अगला जो योजना है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सीधा सब नाम में इंदिरा गांधी लगा, राष्ट्रीय लगा, यानी ये योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसमें ये योजना जहां खत्म हो रही है, ये योजना वहीं से चालू है। इसमें जो है 40 वर्ष से लेके 79 वर्ष तक की आयु की जो विधवा महिला है उनको पेंशन देने की योजना है। इसके अंतर्गत भी 350 रुपए पर माह के हिसाब से जो है वो पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 350 में जो 300 रुपए है वो केंद्र सरकार देगी, जबकि 50 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से, ये राज्य सरकार की योजना इसलिए केवल राज्य दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सुखद सहारा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। अगर आपको इसको नोट करना है कर लीजिए, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है ये भी। अगला हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण। तो सामाजिक सशक्तिकरण में देखा जाए यानी समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो है वो है सखी वन स्टॉप सेंटर। तो सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है, यहां पर जैसे कि कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो, ठीक है, आप याद रखिएगा घरेलू हिंसा में केवल ये महिला नहीं आती जो शादीशुदा है। आपके घर में अगर कोई भी बालिका भी हो, वो अपने घर में भी प्रताड़ित की जा रही, वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना जाएगा। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत अगर कोई महिला प्रताड़ित हो रही है या किसी भी तरीके से किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो महिला जो है अपनी कंप्लेन जो है वो वन स्टॉप सेंटर में ला सकती है। तो क्या होता है, महिलाओं में थोड़ी सी जागरूकता की कमी होती है, महिलाओं को कानूनी जानकारी बहुत कम होती है, तो उसको एक छत के नीचे ही सभी कानूनी जानकारी भी मिल जाएगी, सभी उसको विधि सलाह भी मिल जाएगी। अगर उसको लगता है कि उसको रहने के लिए जगह नहीं है तो उसको यहाँ पर आश्रय भी दे दिया जाएगा। उसको लगता है कि उसको जान का खतरा है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी यहाँ पर दिलवाया जाएगा। तो एक ही छत के नीचे उस महिला को सभी चीज की जो उसको आप बोल सकते हैं सभी चीज की यहाँ पर जो भी उसको जरूरत है उसकी पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर केस लाया जाता है, वो कुछ घरेलू हिंसा का केस करती है, तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो यहाँ के जितने भी ऑफिसर रहेंगे वही उसके सभी निगरानी करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उस केस को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो एक ही छत के नीचे उस
महिला को सभी जानकारी मिल जाएगी और सभी चीज की सुविधा मिल जाएगी जो उसको पहले अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ता था। तो क्योंकि ये प्रक्रिया का सरलीकरण हो गया है, यहाँ पर उसको एक ही छत के नीचे सब चीज मिल जा रहा है, तो उसकी जो है सेफ्टी बहुत अच्छे से होगी और वो अगर चाहे तो उसके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए डॉक्टरों की भी व्यवस्था होती है। अगर वो महिला मान लीजिए जिस हालत में आई है वो पीड़ित है, ठीक है, या उसको मारा गया था वो आई है, तो उसको तुरंत डॉक्टरी जांच भी करवा दी जाएगी, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अगर उसको लगता है डॉक्टर को कि मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी है, मानसिक रूप से उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उसका काउंसलिंग की जाएगी वहां पर, यानी उसको डॉक्टर पुलिस सब सेवा जो है एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। तो सखी वन स्टॉप सेंटर 2015 में चालू हुआ था। सबसे पहले रायपुर में चालू किया गया। अभी जो है सभी 27 जिलों में जो है सखी वन स्टॉप सेंटर मौजूद है। ये भारत सरकार की योजना है। वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार ने सबसे पहले रायपुर में चालू किया था। अभी ये 27 जिलों में है और एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 181, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इस नंबर में डायल करके कोई भी सेवा वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड पाया जा सकता है, या महिला को जो भी जानकारी चाहिए हो, ये उसकी कानूनी सब जानकारी उसको इसी नंबर में, हेल्पलाइन नंबर में मिल जाएगी। क्लियर है। इसी के अंतर्गत अगर हम दूसरा योजना देखें, वो है नोनी सुरक्षा योजना। इसका डिटेल जो है लिखा हुआ है नोट्स में। नोनी सुरक्षा योजना, देखिए ये नोनी सुरक्षा योजना ऐसे परिवार की लाई गई, ये मुख्य रूप से महिला लिंगानुपात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पुरुष महिला लिंगानुपात है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर होता था महिलाओं जो बच्ची जन्म होती तो उसको एक बोझ मान लिया जाता था। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, परिवार को कुछ आर्थिक रूप से मदद की जाएगी ताकि वो महिलाओं बच्चियों का जन्म हो तो उसको प्रताड़ित ना करे या भ्रूण हत्या ना करे। उसके लिए क्या होगा कि अगर जो है कोई किसी एक परिवार में जो है अगर किसी बच्ची का जन्म हो रहा है तो उस परिवार की किसी एक बच्ची को जिसका जन्म जो है 1 अप्रैल 2014 के बाद हो रहा है, तो जैसे ही उसका जन्म होगा प्रति जो है वर्ष जो है 5,000 रुपए की राशि जो है गवर्नमेंट के द्वारा 3 वर्षों तक जमा की जाएगी। यानी पहले दूसरे तीसरे वर्ष 5-5 हजार रुपए जमा किए जाएंगे, यानी गवर्नमेंट के द्वारा 15,000 रुपए जो है इसको जमा किया जाएगा उस बच्ची के लिए। और जब वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर है। 5-5 हजार रुपए करके उसको 15,000 रुपए जमा किया जाएगा। और जो है जब वो बच्ची जो है 18 साल की हो जाएगी तो उसको जो है 1 लाख रुपए सरकार मदद मिलेगी। तो ये जो है ये LIC के साथ गवर्नमेंट ने योजना चालू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत जो है योजना संचालित हो रही। 5-5 हजार रुपए LIC कराया जाएगा और 18 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए उसे दे दिया जाएगा। तो यही है नोनी सुरक्षा योजना। अगर अगली योजना में हम देखते हैं जो कि है महतारी जतन योजना। देखिए क्या हो रहा था, जो माताएं होती है जब वो गर्भाधारण करती है स्त्रियां, तो वो जो है अपने खाने पीने का सही तरीके से ख्याल नहीं रखती थी, जिसके कारण मातृत्व मृत्यु दर बढ़ रहा था। साथ में खान पान का सही अगर वो नहीं रखेंगी तो जो बच्चा हो रहा है वो कुपोषित होने का भी डर रहता है, क्योंकि खान पान ठीक नहीं है। इसी के लिए महतारी जतन योजना जो है वो सरकार के द्वारा चालू की गई है 2016 में। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को जो है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी खाने की जरूरत है यानी पोषण आहार की जरूरत है उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यही है महतारी जतन योजना। अगला जो योजना है वो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी बोलते हैं इसको। तो इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 कन्याएं जो है वो वैलिड हैं। इसमें जब वो कन्या का जब विवाह हो रहा होगा कि जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और जब उस कन्या का विवाह हो रहा होगा तो उस कन्या को जो है वो वहां पर जो है सरकार के द्वारा राशि प्रोवाइड की जाएगी। 13,000 रुपए जो राशि दी जाएगी वो पूरा आयोजन करने के लिए होगा। जो विवाह में सामग्री लगती है उसको लेने के लिए सरकार के द्वारा 13,000 रुपए सहायता दिया जाएगा। और जब उस कन्या का सामुदायिक विवाह हो जाएगा तो 2,000 रुपए उसको और दिया जाएगा। तो टोटल 15,000 रुपए की राशि जो है उस कन्या को दी जाएगी। तो जब एक परिवार की 2 कन्या ही इसके लिए वैलिड है,
ठीक है। तो 13,000 रुपए जब उसको विवाह सामग्री के लिए और 2,000 रुपए जब विवाह हो जाएगा तब मिलेगा। तो जब ये योजना चालू हुई तो 15,000 रुपए दिया जाता था, इसकी राशि अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है, और जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र था वहां 30,000 रुपए भी कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट योजना है जो पेपर में आ सकता है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से क्या होता है, जब महिलाएं जो रहती जो मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जगह में काम करने जाते हैं जहां पे उनके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर वो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान काम ना करे, इसलिए उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराने के लिए योजना चालू की गई है। इसके अंतर्गत 3 किस्तों में जो है भुगतान किया जाएगा सरकार के माध्यम से। पहली किस्त के अंतर्गत जब वो महिला अपनी प्रेगनेंसी का चेक कराने जाएगी, यानी एक महिला चेकअप कराने जाती है और वो प्रेगनेंसी निकलती है तो उसका पंजीयन कराती है वहां पर, तो पहली किस्त तुरंत उसको 1,000 रुपए मिलेगी। ठीक है, यानी वो मुख्य रूप से गर्भवती है, ये पंजीयन होते ही उसको पहली किस्त 1,000 रुपए की मिल जाएगी। ये 1,000 रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर वो महिला 6 महीने गर्भावस्था में रहने के बाद, 6 महीने प्रेगनेंसी के बाद अगर अपना स्वास्थ्य चेकअप कराती है, यानी जो 6 से 9 महीने के बीच का समय है, उसमें जो प्रेगनेंसी के बाद जब धारण करने के बाद 6 से 90 महीने के बीच अगर वो अपना स्वास्थ्य चेकअप कराती है, तो जैसे ही वो स्वास्थ्य चेकअप कराएगी 2,000 रुपए की राशि उसको दी जाएगी। ठीक है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, और बच्चे को जन्म देने के बाद जब बच्चे को टीकाकरण की प्रक्रिया चालू होती है, तब उसको 2,000 रुपए की राशि तब भी दी जाएगी। तो टोटल 5,000 रुपए की राशि जो है उस महिला को इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी गर्भावस्था के दौरान। क्लियर है? तो यही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अलावा जो है कुछ योजना और है, जैसे अगर हम देखें सुचिता योजना, तो जो बालिकाएं जो दूरस्थ अंचल में स्कूलों में पढ़ती है, गांव में पढ़ती है, वनों के अंदर जो स्कूल है वहां पढ़ रही हैं, तो उस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को, जो उन बालिकाओं को स्कूल के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सुचिता योजना चालू की गई है। जो बालिकाएं दूरस्थ अंचल में रह रही हैं उनको स्कूलों के माध्यम से ही सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए योजना चालू की गई है। इसके अलावा चल रही है नवा बिहान योजना, जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको लाभ देने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए नवा बिहान योजना चल रही है, जो कि अब जो है सखी जो वन स्टॉप सेंटर है उसके अंतर्गत ये योजना चले गई है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर और ये दोनों लगभग एक ही टाइप के हो गए हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसके बारे में पढ़ना है। वो बाल लिंग अनुपात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का बाल लिंग अनुपात 969 है, काफी कम है। तो उसके अंतर्गत ऐसे जिलों का चयन किया गया जहां पे बाल लिंग अनुपात बहुत कम है। तो छत्तीसगढ़ के 100 जिले, मतलब ओवरऑल भारत में 100 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन किया गया था उस योजना के अंतर्गत, ताकि वहां पे बाल लिंग अनुपात बढ़ाया जा सके। और उसके बाद जो है बीजापुर जिले को भी शामिल किया गया था। आप उसको पढ़ लीजिएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम जो था। तो ये है पूरा महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण। अगर हम बात करें तो महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण भी जो है वो भी हमारे सिलेबस में है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण यानी महिलाओं का राजनीति में कितना योगदान हो रहा है, उसके लिए जो है राजनीतिक सशक्तिकरण उसी को माना जाएगा। तो अगर हम देखें तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था, यानी महिलाओं का जो है प्रशासन में योगदान भी बढ़ रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा जो अभी है उसमें 13 महिला विधायक है, यानी महिलाओं का योगदान जो है वो विधानसभा में भी किया है। अगर हम बात करें लोकसभा में हमारे यहाँ 11 में से 3 महिला सांसद गई है लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें तो 5 सीट में से हमारे यहाँ से 2 महिला सांसद है। तो अगर आप देखें तो महिलाएं जो है हमारे सभी राजनीतिक क्षेत्र में अब आगे जा रही है। तो इसके लिए आगे भारत सरकार के द्वारा जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण भी किया जाएगा। ये भी उसका भी बिल जो है संसद में लाया गया है अभी, तो वो भी आने वाले समय में हो जाएगा। ये सब
महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण यानी राजनीति में उनकी समझ बढ़ाने, उनका योगदान बढ़ाने के लिए चालू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा चैप्टर सशक्तिकरण का। अगले टॉपिक में हम मिलते हैं।